इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन। विभिन्न मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी मुद्दे पर हमारे स्टेट हेड रजनीश पांडे ने अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। इस विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन है। समाजवादी पार्टी के विधायक अपना तेवर बता चुके हैं। हमारे साथ अनिल राजभर जी समाजवादी पार्टी के विधायक आ रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि एसआईआर के मुद्दे पर हम सरकार का घेराव करेंगे। ये देखिए, झूठ फरेब की बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हर समझदार आदमी इस बात को जानता है कि एसआईआर से सरकार का क्या संबंध है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, फॉर्म 7 को लेके कह रहे हैं कि सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी शामिल है, मंत्री लोग शामिल हैं। देखिए, बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हुआ, एक भी सवाल खड़ा करने की स्थिति में कोई नहीं रहा। सिंगल पर्सन आया हो तो आप बताइए। और यहाँ भी जब एसआईआर का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, एक शिकायत करने के लिए कोई सामने ही नहीं आएगा, वो भी जानते हैं। लेकिन कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, कोई बहाना चाहिए सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का। लेकिन किसानों के मुद्दे पे कह रहे हैं कि वहां भी तो सरकार फेल है। उनके कहने से सरकार फेल हो जाएगी? आप किसान के बीच में जाइए ना, किसान आज सरकार के साथ चल रहा है, हमारे कार्यक्रमों से, हमारे नीतियों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। अभी हमारा बजट आ रहा है, आप हमारे अन्नदाता किसानों के लिए हमारी जो योजना है वो आप देखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल राजभर थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जो मुद्दा है उस मुद्दे में कोई दम नहीं है। सहयोगी हरीश तिवारी के साथ रजनीश पांडे, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में हेमंत विश्व शर्मा के पोस्टर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा का वीडियो सरहद पार के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों जैसा प्रतीत होता है, जहां धर्म विशेष के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया जाता है। असीम वकार ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा वीडियो किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई या दलित नेता ने जारी किया होता तो अब तक पुलिस और मीडिया सख्त कार्रवाई कर चुके होते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत विश्व शर्मा दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, सिखों और ईसाइयों के विरोधी मानसिकता रखते हैं। साथ ही विपक्षी नेताओं से अपील है कि ऐसे नेताओं को राजनीतिक संरक्षण न दिया जाए। हेमंत विश्व शर्मा ने एक वीडियो रिलीज किया है, वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा बंदूक से निशाना लगा रहे हैं और उनके निशाने पर दो शरीफ, ईमानदार, कामगार, मजदूर मुसलमान हैं। हेमंत विश्व शर्मा का वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये वीडियो इस तरह के मैं कई बार देख चुका हूं। शायद आप लोग को भी हुआ होगा। कई बार हमारे हिंदुस्तान के चैनल्स पर इस तरह के वीडियो दिखाए गए हैं। सरहद पार के जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं, उनके सरहद पार, भारत की सरहद के पार जो आतंकी कैंप हैं, उनसे भी अक्सर इसी तरह की वीडियो जारी होते हैं, जिनमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह की मानसिकता को दिखाया जाता है। तो मुझे तो लगा कि ये एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि धर्म विशेष के खिलाफ हथियार उठाओ और गोली चलाओ। हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेट का मुख्यमंत्री है। हेमंत विश्व शर्मा ने दिसंबर 2023 में एक और ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उसने लिखा था कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक धर्म है, कर्म है। बाद में वो ट्वीट डिलीट करके भागा, फिर माफी मांगी। ये तो कन्फर्म है कि आदमी की जैसी मानसिकता होती है, जैसी आइडियोलॉजी होती है, वो उसकी जबान पर कभी ना कभी आ जाती है, उसके कर्मों में दिखती है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में बनी 5 मजारों को प्रशासन ने दूसरा नोटिस जारी किया है। इससे पहले 22 जनवरी को दिए गए नोटिस पर सिर्फ न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर में स्थित मजार की कमेटी ने जवाब दिया था, जिसमें मजार को 1947 से पहले का बताया गया। बाकी 5 मजार कमेटियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसी को लेकर केजीएमयू प्रशासन ने सभी संबंधित मजार कमेटियों को दोबारा नोटिस भेजा है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सभी को 28 फरवरी को कुल सचिव के सामने अपना जवाब पेश करना होगा। आगे की कार्रवाई जवाब के आधार पर ही तय की जाएगी। ये हमने 6 मजारों को नोटिस 22 और 23 जनवरी को दिया था। 5 ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक जो न्यू ऑर्थोपेडिक्स विंग में है उनका एक जवाब आया है, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि 1947 से पहले की उनकी मजार है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे वो प्रोटेक्टेड है, ये कहने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज नहीं लगाए हैं जो ये साबित करता हो कि 1947 से पहले का हुआ है। 1947 में वो भवन बिल्डिंग थी ही नहीं, तो वो संभव नहीं है। तो उनको तो उस पत्र के अनुसार हम लोग, जिसको प्रत्युत्तर कहा जाता है, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि जो आपने क्लेम किया उसका साक्ष्य दे दीजिए। बाकी जो 5 मजारें हैं, रेस्पिरेटरी के सामने, शताब्दी के सामने, टीजी हॉस्टल में एवं 2 अन्य जो है, उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो उनको न्याय हित में एक 15 दिन का और नोटिस दिया जा रहा है। 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं और एक कुल सचिव के समक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया जाता है, तो वो हम लोग 28 तारीख को जनवरी में 2 से 5 के बीच में उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो आए और व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर का लाभ उठा लें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय बजट के संबंध में प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। ये बजट राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। मैंने आपको अभी बताया है कि 9वां बजट श्रीमती सीतारमण जी ने 9वां बजट रखा है, और हर बजट, ये जो बजट है सारे वर्गों के लिए है, सारे समाज के लिए है, सारे व्यापारियों के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए है। ये और आखिरी पायदान पे बैठे उस व्यक्ति के लिए भी आम बजट में ये जो बजट है ये रखा गया है। ये 2026-27 का जो बजट है बहुत ऐतिहासिक और देश को प्रगति और विकसित भारत को मजबूत करने का। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र के खेर नगर इलाके में ऑनलाइन गेम खेलते समय युवक की अचानक तबियत बिगड़ गई। युवक को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दिल्ली में उसकी मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। बताया गया कि वो घर पर दोनों कानों में हेडफोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक की ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट गई। युवक का बीपी 300 से भी ऊपर था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर मुस्लिम बहुल दाल मंडी के चौड़ीकरण में अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज शुरू हो गई। सोमवार को वाराणसी पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पूरे दल बल के साथ 21 उन भवनों के ध्वस्तीकरण के काम को शुरू कर दिया जो नगर निगम की ओर से जर्जर घोषित है। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम को भवन स्वामियों की ओर से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच पुलिस प्रशासन की भवन स्वामियों से जमकर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन भवन स्वामियों की एक भी ना सुनी गई। और वहीं भवन की स्वामी ने न तो ध्वस्तीकरण के विरोध में अपने मकान को ही जलाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें, वाराणसी की दाल मंडी में चौड़ीकरण के तहत डिमोलेशन का काम उन 21 भवन पर शुरू किया गया है जिनको नगर निगम ने जर्जर घोषित कर दिया था।
आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे 21 मकान चिन्हित किए गए हैं, तो वही आज कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे उसी को लेकर के भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। जी, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा विरोध दिखाया जा रहा था, तो उनको डिटेन किया गया अभी, और बाकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे अभी जैसे जैसे रास्ता चौड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखिए, जो नगर निगम के द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनको यहाँ पे चिन्हित करके न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पे अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एसआईआर को लेकर कथित नेता की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोप है कि बीएलओ के साथ मिलकर 3 दर्जन से अधिक फॉर्म 6 भरकर जमा किए गए और किठौर के जिंदा लोगों को मृत दिखाने की कोशिश की गई है। स्थानीय लोगों ने यह गड़बड़ी पकड़कर वीडियो बनाई, जिसे डीएम वीके सिंह ने संज्ञान में लिया है। डीएम ने बताया कि मामले की जांच एआरओ को सौंपी गई है और बीएलओ की भूमिका भी संदिग्ध है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एसआईआर के काम में किसी भी तरह की अनियमितताएं चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप घट बढ़ सकती है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और राज्य विकास के कई मानकों को नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 30 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में 36 लाख करोड़ रुपए से पार पहुंचने की भी अनुमान लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है और निवेश के लिए ये राज्य अब पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 72 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के तहत जनवरी 2026 तक 26 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में भी पहचान मिली है। प्रदेश से होकर 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहां कुल 24 हवाई अड्डे हैं और जेयर एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही सोलर ऊर्जा का योगदान बढ़कर 27% तक पहुंच गया है। वहीं देश के 111 जलमार्गों में से 11 जलमार्ग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बता दें, सीधे आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां वित्त मंत्री ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आवागमन हो, पेट्रोल और डीजल आज हमारे साधन का, खास तौर से आवागमन का सबसे बड़ा साधन है हमारे। तो मैं आपकी अनुमति से माननीय प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जब उत्तर प्रदेश भारत सरकार के अनुवर्त अपनी आर्थिक समीक्षा पहली बार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रदेश की आर्थिक समीक्षा केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि हमारे राज्य की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं कि वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। आज नई आर्थिक दृष्टि और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 25 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जो इसे कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बना रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था 8 वर्षों में दोगुने से अधिक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका आकार वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से दोगुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए, 30.25 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 25-26 में 36 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। एक समय जिस प्रदेश में निवेशक कतराते थे, वहीं अब लगभग 50 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और SSS सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान
वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% तक पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 50 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव आया है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी, लेकिन लगातार गिरते हुए 2014-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई। वर्ष 2024-25 में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर 53.5% हो गया है तथा इसके बढ़ने से की प्रवृत्ति को लेकर हम आश्वस्त हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद वर्ष 2016-17 में 54,564 थी, जो 8 वर्षों में दुगनी होकर 2024-25 में 1,09,844 तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होने का अनुमान है। मान्यवर, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल घरेलू उत्पाद, वो तो निवल उत्पाद के साथ थी जो प्रचलित है, और ये जीएसडीपी को, क्योंकि हमारा आबादी का आंकड़ा अभी तक स्टेबल नहीं है, हम तो एक अंदाज से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2011 के बाद इतनी आबादी बढ़ी, तो ये जीएसडीपी के आधार के ऊपर जो हमारा आंकड़ा है कि प्रदेश की प्रति माननीय मंत्री जी, ये सभी लोगों का जो डिवाइस है ना, उसमें सर्कुलर है ना, सर्कुलर को आप दबाएंगे तो उसमें सभी के पास ये उपलब्ध है, उसको देख लेंगे। मंत्रियों का वक्तव्य तो हमेशा वो वक्तव्य आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी बैठो। प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर कैपिटा के आधार पर वर्ष 2016-17 में 61,142 से बढ़कर 2024-25 में 1,26,304 हो गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 47% है। राजकोषीय स्थिति बजट आकार विगत 9 वर्षों में दोगुना बढ़ा। तो यूपी विधानसभा से आप वित्त मंत्री को लाइव सुन रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्या क्या लाभ हुए हैं। लाख करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय वर्ष रहा है। 36 लाख करोड़ का भी अनुमान जो है वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लगाया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।